प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे, सूक्ष्म जीवों के लाभ हानियाँ जानेंगे हम। तो देखिए बच्चों, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड अथवा रोटी सड़ने लगती है और इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं यह संरचनाएं क्या हैं और यह कहाँ से आई हैं? तो बच्चों देखते हैं ये कहाँ से आई हैं, ऐसी संरचनाएं कहाँ से बन जाती हैं। सूक्ष्म जीव। जीव देखिए क्रियाकलाप करते हैं। 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब अथवा पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका भी परीक्षण कीजिए। तो बच्चों इसमें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम ऐसा देख सकते हैं। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे नहीं जा सकते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो बच्चों इसके चित्र हम नीचे देखेंगे। इससे पहले हम विषाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। विषाणु अथवा वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल प्रपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणु अथवा वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं अक्षय रोग अथवा टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखिए इनके चित्र, ये देखिए जीवाणु के चित्र बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइरल जीवाणु। ये देख सकते हैं स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। ये 2 प्रकार के चित्र दिखाए गए जीवाणु के, छड़नुमा जीवाणु। उसके बाद देखिए बच्चों, ये देखिए शैवाल और प्रोटोजोआ। ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पाइरोगायरा का चित्र है। प्रोटोजोआ देखिए अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का अनियमित आकार होता है, जबकि पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है अथवा पैर के आकार का होता है बच्चों। फिर देखिए कवक, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजलिस। 3 तरह के कवक यहाँ दिखाए गए हैं। उसके बाद है बच्चों विषाणु के चित्र दिखाए गए हैं। 2 तरह के विषाणु के चित्र दिखाए गए हैं। तो बच्चों देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये देखेंगे हम। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ।
अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कुछ कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण अथवा गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवाणुओं में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। देखते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव। मित्रवत अथवा लाभकारी सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यह उपयोग होता है उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। बच्चों, जो खाद बनाई जाती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। सब्जियों के छिलके, गले सड़े फल, उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है और वो कुछ समय के बाद खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है बच्चों, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के पौधों को दे देना। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म अथवा गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाती है और हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हो जाता है। ऐसा जीवाणुओं के कारण होता है, क्योंकि जो उसमें दही थोड़ी सी मिलाई जाती है उसके अंदर सूक्ष्मजीव होते हैं और वो सूक्ष्मजीव दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर अथवा चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा अथवा सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली व डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। तो देखिए बच्चों क्या होता कि इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। यीस्ट पाउडर बच्चों बाज़ार में मिल जाता है। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ अथवा फूला हुआ पाया? यदि यीस्ट पाउडर न मिले तो इसकी जगह हम मीठा सोडा मिला सकते हैं। तो यीस्ट पाउडर के साथ मैदे को मिला दिया और देखिए तो 2 घंटे के पश्चात ये ऐसे फूल जाता है। तो बच्चों क्यों फूल जाता है? यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यीस्ट इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं और वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और जनन करते हैं, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड आटे को फुला देती है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो ब्रेड, केक, पेस्ट्री इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है, वो भी इसी तरह से फूल जाती है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, वाणिज्यिक उपयोग देखेंगे सूक्ष्मजीवों का। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है।
क्रियाकलाप 2.4, 500 ml बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलीन को सूंघ कर देखिए, इसमें शराब जैसी गंध आएगी। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये लुई पास्चर का चित्र देख सकते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो वह कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों पेनिसिलिन की खोज की थी। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय पर लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे, आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन अथवा टीका। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए रक्षा करती हैं। इस प्रकार टीका अथवा वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, अक्षय रोग, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अन्य अनेक बीमारियों को वैक्सीन अथवा टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। 1798 में चेचक के टीके की इसने खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके अथवा वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाने वाले वास्तव में
एक टीका है, पोलियो ड्रॉप्स एक टीका अथवा वैक्सीन है बच्चों। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, यानी चेचक पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले रे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है अथवा वृद्धि होती है तथा उसकी उर्वरता में भी वृद्धि हो जाती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ये देख सकते हैं बच्चों, ये चित्र देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल का चित्र दिखाया गया है। पर्यावरण का शुद्धिकरण ये देखते हैं कैसे करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां और फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उनके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप हम करेंगे 2.5। तो देखिए बच्चों, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए। बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परीक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमले ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। और यह कैसे हुआ है? ये सूक्ष्मजीवों की वजह से हुआ है। सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमले बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप होते हैं बच्चों, पेड़ पौधे, वह कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास अथवा सांस जब हम लेते हैं, पेयजल अथवा पानी पीते हैं और भोजन जब हम खाते हैं तो उसके द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है, यानी रोगी के संपर्क में आने पर भी रोग फैल जाते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संसरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और अक्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस अथवा विषाणु श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो तब आप संसरणीय रोगों का ये कहता है बच्चों, देखिए बुझो, तब आप संसरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं।
पहली कहती है हमें छींकते समय मुंह पर नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। जैसे बच्चों आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये भी संक्रमणीय रोग है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर ही रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम अथवा मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। मादा एनाफिलीज मच्छर का चित्र है। मादा एनाफिलीज मच्छर। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दे। पहली कहती है कि अध्यापक क्यों कहते हैं कि पानी एकत्रित न होने दे गड्ढों के अंदर। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया के फैलने को रोका जा सके। तो मलेरिया को फैलने से रोके जा सके, ऐसी हम सूची उपायों की बना सकते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। कुछ सामान्य रोग हैं जिनकी वजह से मनुष्य में रोग होता है। देखिए बच्चों, मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। अक्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है जो वायु के द्वारा फैलता है। खसरा ये वायरस से होता है, ये भी वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है, चिकन पॉक्स, और वायु अथवा सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो वायरस से होता है, वायु और जल द्वारा फैलता है। इन सभी रोगों के उपाय अथवा बचाव के तरीके। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। रोगी की वस्तुओं को न छुए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा और टाइफाइड दोनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। दोनों जल अथवा भोजन से फैलते हैं। टाइफाइड जल से होता है, हैजा जल और भोजन से होता है। इसके क्या उपाय हैं बचाव के बच्चों? देखिए क्या तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, यानी हमारे अपने शरीर की स्वच्छता, समय पर स्नान करना, दातुन करना इत्यादि, और अच्छी आदतें अपनाना। भली भांति पका भोजन खाना। उबला पेयजल को यानी जल को उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं। टीकाकरण करवाना। हेपेटाइटिस से वायरस से फैलता है जो जल के द्वारा फैलता है। इससे बचने के तरीके उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ इसका कारक है और मच्छर से ये फैलता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने एवं रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स। मनुष्य, मवेशी होते पशु, मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है।
रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ये है तालिका 2.2, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू कैंकर, ये रोग जीवाणु से होता है और वायु से फैलता है। गेहूं की रस्ट, गेहूं में होने वाला रोग को कवक सूक्ष्मजीव इसका कारक है, जबकि फैलता कैसे है ये वायु और बीज द्वारा। भिंडी की पीत वायरस से होने वाला रोग है जो कीटों द्वारा फैलता है। खाद्य विषाक्तन अथवा फूड पॉइजनिंग अथवा खाद्य विषाक्तन। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, अनेक प्रकार के भोजन खाए। घर आने पर उसने वमन अथवा उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे खाद्य विषाक्तन अथवा फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली ऐसी स्थिति है। फूड पॉइजनिंग हुई है। पहले को आश्चर्य होता कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण भोजन को सुरक्षित रखना। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा। हमने पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार किया। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानते कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हुआ तो खराब नहीं हुआ। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करते हैं, जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों के से बचाव के उपाय करने चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। हम नमक एवं खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, तो इन रसायनों का उपयोग किया जाता है अचार और जैम, स्क्वैश इत्यादि चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम जेली स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली
और मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप इस सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। वो जो कहता है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता, मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत अथवा पाश्चरीकृत किया जाता है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6-7 में राइजोबियम के जीवाणु के बारे में पढ़ा, जो लेग्यूम पौधों अथवा दलहन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। और जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचाना, यानी पौधों तक पहुंचाना। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले रेशेवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों, लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथियाँ, जैसे दाल होती है बच्चों, सभी दालों के पौधों की ऐसी जड़ों में ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। पौधों में जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु में कवक नाइट्रोजन अपशिष्टों को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोगी होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो बच्चों, नाइट्रोजन चक्कर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, और ये जो 78% नाइट्रोजन है, इसका आदान प्रदान कैसे होता रहता है वो देखिए। ये नाइट्रोजन चक्कर का चित्र है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। दो तरीकों से वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों तक पहुंचती है, एक तड़ित के द्वारा और दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में पहुंच जाती है नाइट्रोजन। इस तरीके से पौधों द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करके फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जंतुओं में चली जाती है नाइट्रोजन फिर, और फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, जब जंतुओं की मृत्यु हो जाती है या वो उत्सर्जन करते हैं, तो उसके माध्यम से नाइट्रोजन फिर से वायुमंडल में आ जाती है। दोबारा फिर वायुमंडल में पहुंच गई, यानी ये मिट्टी में पहुंच गई, और मिट्टी में वो खाद के रूप में बदल जाती है और खाद बन जाती है, और फिर से पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चक्रित होती रहती है यहाँ पर। और ये देखिए बच्चों, आगे है ये एक हमारा रहता है
मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन भी होता रहता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन में गैसीय नाइट्रोजन में बदलते रहते हैं, जिससे वो वापस फिर वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरह से इसको नाइट्रोजन चक्र कहा गया, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन वायुमंडल से पौधों तक जाती है, पौधों से जंतुओं तक जाती है, वापस फिर वायुमंडल में लौट आती है। तो ये चक्कर इस तरह से चलता रहता है बच्चों। ये था आपका लेसन नंबर 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।